हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो चलिए आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 से हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है विच टाइप ऑफ केबल इज यूज टिल 66 केवी एप्लीकेशन, मतलब 66 केवी के वोल्टेज लेवल तक किस तरह की केबल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे ऑप्शन है नॉर्मल केबल, बेल्टेड केबल, केबल विद इंसुलेटर और स्क्रीन केबल। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारी समस्या बढ़ने लगती है। जैसे हाई वोल्टेज के साथ हमें जो इंसुलेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा केबल्स के ऊपर वो भी हाई चाहिए, राइट। केबल्स के बीच का जो क्लियरेंस है, मतलब दो केबल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ केबल टू केबल जो क्लियरेंस है वो बढ़ाना पड़ेगा, केबल टू केबल और केबल टू ग्राउंड। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केबल टू ग्राउंड का अगर हमें डिस्टेंस बढ़ाना है तो जो टावर्स की हाइट है वो बढ़ानी पड़ेगी। टावर की हाइट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, टावर की हाइट बढ़ाने से बढ़ेगा हमारा कॉस्ट। टावर की हाइट इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा, राइट। हाई वोल्टेज के साथ साथ और भी कई सारी समस्या हैं, जिन समस्याओं में से एक और जो मेन समस्या है वो है इंटरफियरेंस की। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, किसी के दूसरे के मामले में दखल देना। तो यहाँ पे जो आपकी HT वायर है ये किसके साथ दखल देती है, ये इंटरफेरेंस करती है किनके साथ, आपके घर के आसपास, आपके हाई टेंशन लाइन के आसपास की टेली कम्युनिकेशन लाइन्स के साथ। ठीक है, मतलब कोई भी HT लाइन के आसपास कोई भी टेलीफोन लाइन होगी तो उसके साथ ये इंटरफेरेंस करेगी और उस टेली कम्युनिकेशन लाइन में ये क्या जनरेट कर देगी, नॉइसेज जनरेट कर देगी। ऑलराइट, और एज ए यूज़र आप नहीं चाहते ना कि आपके टेलीफोन लाइन में बैकग्राउंड नॉइसेस आए। तो इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी एचवी की वायर्स होती हैं अप टू 66 केवी, इस तरह की वायर्स को हम लोग इस तरह के वायर्स के ऊपर स्क्रीनिंग कर देते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि इस तरह के वायर्स के ऊपर एक पतली सी जाली लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, ये जो जाली है ये नॉइसेस को ब्लॉक कर देती है और ये जो इंटरफेरेंस, ये जो HT लाइन है जो टेलीकम्युनिकेशन लाइन के साथ इंटरफेरेंस कर रही थी उस इंटरफेरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्क्रीन केबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है इन अ स्टेपर मोटर द रेजोल्यूशन इज डैश स्टेप्स पर रेजोल्यूशन इफ द स्टेप एंगल इज 45 डिग्री। मतलब किसी स्टेपर मोटर में हमें स्टेप एंगल दिया गया है 45 डिग्री और हमसे ये पूछा गया है कि इस स्टेपर मोटर का रेजोल्यूशन कितना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा सा हम स्टेपर मोटर के बारे में एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्टेपर मोटर काम कैसे करती है और होती क्या है। तो स्टेपर मोटर जैसे नाम से हमें पता चल रहा है कि ये मोटर जो है स्टेप्स में चलती है। जैसे घर की जो नॉर्मल मोटर है वो मोटर कंप्लीट रेवोल्यूशन घूमती है, जैसे ही आप उसको सप्लाई दोगे उसका शाफ्ट पर्टिकुलरली गोल गोल घूमने लग जाता है, राइट। पर स्टेपर मोटर थोड़ी से अलग तरीके से काम करती है। इसमें हम इसके स्टेटर पे इलेक्ट्रिकल पल्सेस देते हैं। ये आपका स्टेटर है, तो इस स्टेटर पे हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस देते हैं और ये पल्सेस जैसे जैसे ये पल्सेस दी जाती है तो एक पर्टिकुलर डिग्री पे ही आपका ये जो रोटर है वो घूमता है। तो चलिए इसका एक छोटा सा डेमो देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो वाइंडिंग है, ऊपर आपको ये वाइंडिंग दिख रही होगी, तो इसको हम ए वाइंडिंग बोल देते हैं और दूसरी वाइंडिंग को हम बोल देते हैं बी वाइंडिंग। तो ए वाइंडिंग का एक सिरा यहाँ पे है और ये वाइंडिंग दूसरे एंड से ऐसे कनेक्टेड होगी, राइट। तो ये पूरा ऐसा वाइंडिंग कनेक्टेड होगी। ऐसे ही आपकी जो बी वाइंडिंग है ये भी एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड होगी। फिर देखिए आप कि जैसे ही मैं बी वाइंडिंग पे कोई सिग्नल देता हूँ तो क्या होता है, जैसे ही मैंने बी वाइंडिंग पे सिग्नल दिया, यहाँ पे बी वाइंडिंग्स में कुछ पोल्स बनेंगे। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बन रहा है, यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है, ऑलराइट। तो ये मैग्नेटिक पोल्स, रोटर पे जो भी मैग्नेटिक पोल्स होंगे, राइट, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब हम ए वाइंडिंग पे सिग्नल देते हैं। तो जब मैंने ए वाइंडिंग पे सिग्नल दिया तो फिर से आपका रोटर एक पर्टिकुलर डिग्री पे घूमा। तो अगर आप देखें रोटर पहले इस पोजीशन पे था, राइट। तो बी वाइंडिंग पे जैसे ही हमने सिग्नल दिया था तो रोटर किस पोजीशन पे आ गया था, यानी इस पोजीशन पे आया, राइट। तो कितना डिग्री ट्रैवल किया आपके रोटर ने, 90 डिग्री, ऑलराइट। फिर आपने जब इस ए वाइंडिंग पे फिर से ए वाइंडिंग में सिग्नल दिया, फिर क्या हुआ, फिर आपका रोटर ट्रैवल किया। फिर आपका रोटर कितने डिग्री ट्रैवल किया, फिर से आपका रोटर 90 डिग्री ट्रैवल किया, ओके। अब इस बी वाइंडिंग पे हम रिवर्स सिग्नल देते हैं।
इस बी वाइंडिंग पे अगर हम रिवर्स सिग्नल दें, मतलब हमने यहाँ पे पहले पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करी थी, इस एंड पे नेगेटिव सप्लाई दी थी, रिवर्स सिग्नल देने का मतलब है अब इस एंड पे हम पॉजिटिव सिग्नल देंगे और दूसरे एंड पे नेगेटिव सिग्नल देंगे। तो ऐसा करने से देखिए क्या होता है, जैसे ही हमने इस एंड पे रिवर्स सप्लाई दी तो फिर से आपका देखिए रोटर 90 डिग्री रोटेट हो गया, मतलब हमारे ये जो रोटर है वो 90 डिग्री के स्टेप्स में घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेप एंगल है वो स्टेप एंगल क्या है, क्या चीज़ होती है कि जैसे जैसे हम हमारी जो स्टेपर मोटर है उस स्टेपर मोटर के स्टेटर को सिग्नल देते हैं, तो वो जो मिनिमम एंगल जिसपे आपकी स्टेपर मोटर का रोटर घूमता है उस मिनिमम एंगल को हम लोग कहते हैं स्टेप एंगल, राइट। स्टेप एंगल को डिनोट हम करते हैं बीटा से। इतना क्लियर हो गया होगा आई होप। ओके, अब इसके बाद जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रेजोल्यूशन के बारे में। तो रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है? रेजोल्यूशन को निकालने का एक तरीका है। रेजोल्यूशन का पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रेजोल्यूशन होता क्या है। तो रेजोल्यूशन को निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, इसका एक फॉर्मूला है 360 डिग्री बाय बीटा, यानी 360 डिवाइड बाय स्टेप एंगल। ऑलराइट, रेजोल्यूशन होती क्या चीज़ है? रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपकी रोटर को पूरा एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, यहाँ से लेके इस पोजीशन पे दोबारा आने में कितने स्टेप्स लेने पड़े, ये उसका रेजोल्यूशन होता है। फॉर दिस एग्जांपल, रोटर ने यहाँ से चलना शुरू किया था और वापस यहाँ पे 4 स्टेप्स में आया, राइट। तो आप रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने के लिए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसी को इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, राइट। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और अपनी वैल्यूज निकालते हैं। तो 360 डिवाइड बाय बीटा, बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, स्टेप एंगल होता है बीटा 45 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे अगर हम 360 को 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 8। तो रेजोल्यूशन यहाँ पे हुआ 8। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ डायोड्स रिक्वायर्ड इन अ 3 फेज सेमी कंट्रोल्ड एसी टू डीसी कन्वर्टर इज, यानी किसी 3 फेज सेमी कंट्रोल्ड एसी टू डीसी कन्वर्टर में कितने नंबर ऑफ डायोड्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अगर आप देखिए, अगर मैं किसी हाफ वेव डीसी रेक्टिफायर की बात करूं तो इस हाफ वेव डीसी रेक्टिफायर में हम सिंपल एक डायोड यूज़ करते हैं और इसके अक्रॉस एक सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं, राइट। सोर्स में हम किस तरह का सोर्स है हमारे पास, ये साइनोसॉइडल सोर्स है, मतलब एसी सप्लाई है, और इसके आउटपुट में जो हमें आउटपुट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, वो मिलेगी हमें हाफ वेव डीसी, राइट। तो कुछ इस तरह से हाफ वेव कटी कटी हमें मिलेगी, सही है। यहाँ पे ये जो डायोड है, ये डायोड पे कोई भी कंट्रोल नहीं है हमारा, मतलब डायोड के ऑन ऑफ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। पर इस डायोड के बदले अगर मैं थायरिस्टर लगा दूं, थायरिस्टर एक डिवाइस होता है, राइट। थायरिस्टर के बारे में डिटेल में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि जस्ट एक ये थायरिस्टर है और एक ये डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं थायरिस्टर, राइट। इस थायरिस्टर का ऑन का कंट्रोल, याद रखिए थायरिस्टर के ऑन का कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, ठीक है। तो ये थायरिस्टर किस मोमेंट पे ऑन करना है ये हमारे पास है, राइट। तो आपने इनपुट पे तो एसी सिग्नल दे दिया, पर आउटपुट पे आपको कैसी वेव चाहिए ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहूँ तो लेट्स अज्यूम कि ये आपकी इनपुट वेव है, ठीक है, और इसके नीचे अगर मैं आउटपुट वेव ड्रॉ करूँ तो अब मैं ये थायरिस्टर को किस इंस्टेंट पे ऑन कर रहा हूँ उस पर डिसाइड होगा। सपोज कीजिए कि मैंने थायरिस्टर को हाफ साइकिल पे ऑन किया, तो जो मेरी आउटपुट वेव है वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए आएगी, ठीक है, रिवर्स पे तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सेमी कंट्रोल है, मतलब थायरिस्टर को सिर्फ ऑन करने का कंट्रोल है, थायरिस्टर को ऑफ करने का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है, राइट। अब इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है उसके तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि 3 फेज सेमी कंट्रोल्ड एसी टू डीसी कन्वर्टर में कितने डायोड्स लगते हैं। याद रखिए कि यहाँ पे डायोड्स की संख्या पूछी है, तो इसे निकालने के लिए सिंपल सा मैं आपको 3 फेज सेमी कंट्रोल्ड एसी टू डीसी कन्वर्टर का डायग्राम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि इस सर्किट में हमारे पास कितने थायरिस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 थायरिस्टर लगे हुए हैं और 3 डायोड्स का इस्तेमाल किया गया है, राइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है ए रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड कैपेसिटेंस ऑफ 20 मिलीफेरेड। मतलब एक रेजिस्टेंस है, राइट, और इसके साथ एक कैपेसिटर है जो कि सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 20 मिलीफेरेड, राइट। देन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज, अब हमें इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट बताना है। तो
एक आरसी सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट को हम टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाइम कांस्टेंट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग टाउ, राइट। तो इस टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, टाइम आरसी सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है उसका जो फॉर्मूला है वो आरसी ही होता है। तो इजी है, जो आरसी सर्किट है उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो आरसी ही होता है। तो यहाँ पे चलिए टाउ की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 100 इंटू कैपेसिटेंस की वैल्यू है हमारे पास 20 इंटू 10⁻³ राइट। मिली के लिए हमने 10⁻³ का इस्तेमाल किया है। तो उसको थोड़ा सा और आसान शब्दों में लिखते हैं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारे टाउ की जो वैल्यू आई वो कितना आया, टाउ की जो वैल्यू आई वो आई 2 सेकेंड, राइट। अब ऑप्शन में देखिए, हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2 मिलीसेकंड दिया गया है, 200 मिलीसेकंड दिया गया है, 2000 मिलीसेकंड दिया गया है और 20 मिलीसेकंड दिया गया है। अब अगर मैं एक्चुअल इस क्वेश्चन में जो हमें वैल्यूज दी गई है, तो एक्चुअल इस क्वेश्चन में हमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है वो 20 मिलीफेरेड दी गई है, तो उसके हिसाब से आपका जो एक्चुअल आंसर आया है वो कितना है, 2 सेकंड है। अगर आप इसे मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2000 मिली सेकंड्स हो जाएगा, राइट। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था, वो आंसर तो सही होना चाहिए था, वो ऑप्शन नंबर सी होना था, राइट। पर इसके जो आंसर की में आप देखेंगे, डीएमआरसी का जो आंसर की है उसमें जो सही आंसर दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। अब वो किस लॉजिक से दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही इस लॉजिक से दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो 20 माइक्रोफेरेड होनी चाहिए थी, राइट। तो माइक्रो को जो डिनोट किया जाता है वो इस म्यू के सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक्चुअल अगर इसी को हम सही क्वेश्चन माने तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, पर डीएमआरसी के हिसाब से जो उन्होंने आंसर की में दिया गया है वो ऑप्शन ए नंबर सही दिया गया है। तो उसके लिए यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो 20 माइक्रोफेरेड होनी चाहिए थी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इन दिस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, द रोटर स्लॉट्स ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर्स आर स्क्यूड टू अवॉइड, मतलब एक 3-phase इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसे स्क्यूइंग क्यों की जाती है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं मॉइस्चर लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए, रस्टिंग को कंट्रोल करने के लिए, हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए और क्रॉलिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो स्क्यूइंग होती क्या है पहले से देख लेते हैं, फिर इसका आंसर तो हमें वहीं से मिल जाएगा। तो देखिए, ये आपके किसी 3-phase इंडक्शन मोटर का रोटर है, राइट। 3-phase इंडक्शन मोटर का रोटर, मोटर का है ये हमारा रोटर। अब आप देखिए कि स्क्यूइंग का मतलब होता क्या है। स्क्यूइंग का मतलब क्या होता है कि ये जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही होंगी ये रोटर के कंडक्टर है। तो अगर ये कंडक्टर बिल्कुल सीधे सीधे होते तो ये कैसे जाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन में जाते ना। अगर मैं इस कंडक्टर को बिल्कुल सीधा सीधा बनाऊं, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं, बट जस्ट अज्यूम कि ये लाइन सीधी जा रही है, राइट। तो स्टिल आपको पता तो चल ही रहा होगा कि अगर ये सीधा जाता तो कहाँ पे कनेक्ट होता, पर यहाँ पे ये जो कंडक्टर है ये थोड़ा सा तिरछा है, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इसको व्हाइट लाइन से ड्रॉ करूँ तो आपको ये दिखेगा कि ये थोड़ी सी दूसरी तरफ जा रहा है। इसी टेढ़ेपन को स्क्यूइंग कहा जाता है। ये स्क्यूइंग की क्यों जाती है, ये स्क्यूइंग करने का जो रीजन है वो है क्रॉलिंग को रोकने के लिए, राइट। कॉगिंग और क्रॉलिंग दो फिनोमिना है जो कि इंडक्शन मोटर में देखे जाते हैं। इंडक्शन मोटर में जब हम जो उसके रेटेड वोल्टेज है उस रेटेड वोल्टेज से कम सप्लाई दें तो क्या होता है कि जो आपका रोटर है उस रोटर पे सफिशिएंट टॉर्क नहीं बन पाता है, राइट। वो चल नहीं पाता है, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। क्रॉलिंग का एक्चुअल क्रॉल वर्ड जो होता है, क्रॉल, इसका मतलब क्या होता है, क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, राइट। तो लिटरली अगर आप सफिशिएंट वोल्टेज नहीं दोगे, ऑलराइट, तो जो आपका ये रोटर है वो पूरी स्पीड से घूम नहीं पाएगा, उसमें टॉर्क सफिशिएंट जनरेट नहीं होगा और बहुत धीरे धीरे घूमेगा, राइट। मोटर में एक और प्रॉब्लम, 3-phase इंडक्शन मोटर में एक और फिनोमिना देखा जाता है जिसे कहा जाता है कॉगिंग। कॉगिंग क्या चीज होती है, कॉगिंग का मतलब क्या होता है कि कॉगिंग में आपका जो रोटर है और जो स्टेटर है इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। मतलब आपका जो रोटर है वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता, राइट। तो जो ये स्क्विंग करने का जो इंटेंशन है, स्क्विंग हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारी मोटर में कॉगिंग क्रॉलिंग के प्रॉब्लम्स ना आए, राइट। तो इसका यहाँ पे कॉगिंग हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्रॉलिंग। स्क्विंग करने का एक और जो रीजन है, स्क्विंग करने से जो आपके रोटर के नॉइसेस होते हैं वो रोटर के नॉइसेस कम हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम ये जो कंडक्टर है ये बिल्कुल सीधा सीधा कंडक्टर लेते हैं, तो सपोज अगर ये कंडक्टर बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा होता, राइट, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है,
रो एल बाई ए। तो यहाँ पे जब यहाँ पे हमारा जो कंडक्टर है ये स्क्यूड है, मतलब ये तिरछा है, तो इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन ऑफ ये जो हमारा कंडक्टर बिल्कुल सीधा था उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हमारे रोटर का जो रेजिस्टेंस है, स्क्यूड रोटर के केस में जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, और ये हमारे फायदे के लिए चीज़ है। क्यों ये फायदे के लिए चीज़ है? क्योंकि अगर रोटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मोटर में जो जनरेटेड टॉर्क होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए मोटर के जनरेटेड टॉर्क का ये फॉर्मूला है, आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जो आप डिनोमिनेटर में देखें तो एक R2 स्क्वायर का टर्म है, ये R2 क्या है? R2 है आपके रोटर का रेजिस्टेंस, और X2 है रोटर रिएक्टेंस। S क्या है? S इज योर स्लिप, ठीक है। तो जब मोटर स्टार्ट हो रही है, जस्ट रुकी हुई है, और आपने जस्ट इस इंस्टेंट पे सप्लाई दी है, तो उस इंस्टेंट पे स्लिप की जो वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है, ठीक है। तो आप अगर स्टैंड स्टिल पोजिशन पे हम टॉर्क जनरेटेड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, एट स्टैंड स्टिल पोजिशन मतलब जब रोटर आपका खड़ा है, रोटर चल नहीं रहा है, तो एट दैट पोजिशन स्लिप विल बी 1। तो यहाँ पे हम स्लिप को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, स्लिप को हटा देते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बचा। अब यहाँ पे आप देखिए कि डिनोमिनेटर में x2 का टर्म है, x2 का होल स्क्वायर है, और रोटर रेजिस्टेंस का होल स्क्वायर है। तो x2 की जो वैल्यू होती है, यानी रोटर रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है, वो रोटर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी बड़ी होती है एक इंडक्शन मोटर के केस में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बोलता हूँ, सपोज कीजिए कि रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.7 ओम, ठीक है। तो रोटर के रिएक्टेंस की वैल्यू ये कितनी होगी? ये सपोज कीजिए कि 60 ओम या 70 ओम, मतलब रोटर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में रोटर रिएक्टेंस की वैल्यू काफी ज्यादा होती है। तो अगर आप रोटर के रेजिस्टेंस का स्क्वायर भी कर दें, तो अगर हम 0.7 का स्क्वायर कर दें और अगर x2 का स्क्वायर करेंगे, तो अगर x2 की वैल्यू अगर आपने 70 ओम मानी है, तो 70 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो x2 है ये टर्म काफी बड़ा आएगा इन कंपैरिजन ऑफ R2। इसीलिए इसके डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में हम रोटर रेजिस्टेंस के स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म बचा? डिनोमिनेटर में सिर्फ x2 का होल स्क्वायर बचा, जबकि न्यूमरेटर में यहाँ पे एक R2 का टर्म है। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हम एक चीज डिराइव कर सकते हैं कि मोटर में, इंडक्शन मोटर में जो जनरेटेड टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? रोटर रेजिस्टेंस के, राइट। तो अगर न्यूमरेटर में आप देखें तो रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो जनरेटेड टॉर्क की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, अगर रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो जनरेटेड टॉर्क की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो इस सवाल का जो एक्चुअल आंसर होगा, इस सवाल का जो एक्चुअल आंसर क्या होगा? एक्चुअल आंसर होगा डी, क्रॉलिंग, ठीक है। तो मोटर के रोटर की, इंडक्शन मोटर में जो रोटर की स्विंग की जाती है वो क्यों की जाती है? ताकि हमारे जो मोटर में कॉगिंग क्रॉलिंग के प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स ना आए, और साथ ही साथ रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए। रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जनरेटेड टॉर्क की वैल्यू स्टैंड स्टिल पोजीशन पे, यानी जब मोटर को आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उस पोजीशन पे हमारे रोटर का जनरेटेड टॉर्क बढ़ जाएगा, मोटर का जनरेटेड टॉर्क बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से जो कॉगिंग क्रॉलिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज डिफाइंड एज। किसी ऑल्टरनेटर का जो सिंक्रोनस रिएक्टेंस है उसको कैसे निकाला जाता है, राइट। तो सिंक्रोनस रिएक्टेंस को निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ओपन सर्किट वोल्टेज पर फेज डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट पर फेज, राइट। तो ये आर्मेचर के अक्रॉस जो शॉर्ट सर्किट करंट आएगा वो उसकी वैल्यू है, तो इससे मैच कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एट कांस्टेंट IF, मतलब इन दोनों कंडीशन पे हमने क्या अज्यूम किया हुआ है? फील्ड करंट को कांस्टेंट अज्यूम किया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला ये निकाला कैसे जाता है, इस पर बेसिकली हम क्या करते हैं, मोटर के ऊपर ऑल्टरनेटर के ऊपर दो टेस्ट करते हैं। ऑल्टरनेटर के ऊपर दो टेस्ट किए जाते हैं। पहला टेस्ट होता है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरे ओपन सर्किट टेस्ट, और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, राइट। तो उसमें हम शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। तो अगर मैं ऑल्टरनेटर के ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं तो वो कैसे होते हैं? वो कुछ इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो यहाँ पे हम एक तरफ IF रखते हैं, फील्ड करंट रखते हैं, और दूसरी तरफ हम ऑल्टरनेटर का ओपन सर्किट वोल्टेज नापते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओपन सर्किट वोल्टेज है E, राइट। अब यहाँ पे अब देखिए, जैसे धीरे धीरे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हम फील्ड करंट की वैल्यूज बढ़ाते हैं, और हमारे जो आउटपुट में जो वोल्टेज आ रही है उसे मेजर करते जाते हैं, और इस तरह का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, ये जो शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑल्टरनेटर के, वो फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट
के लिए निकाले जाते हैं। तो ये जो ग्राफ आता है ये बिल्कुल लीनियर ग्राफ आता है, राइट। तो इन दोनों ग्राफ्स को अगर हम एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करें, मतलब इन दोनों ग्राफ्स को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखें, तो मैं इस ग्राफ को कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। तो अगर मैं ये शॉर्ट सर्किट वाला ग्राफ इस सेम ग्राफ पे ले जाऊँ तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ये आपके ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, राइट। तो एट कांस्टेंट IF या एट फिक्स IF, किसी एक पर्टिकुलर IF पे अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर IF पे हम ओपन सर्किट, उस पर्टिकुलर IF पे ओपन सर्किट वोल्टेज की वैल्यू और उसी सेम पर्टिकुलर IF पे शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू, राइट। इन दोनों का जो रेशियो निकाला जाता है, इस रेशियो को ही कहा जाता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस, राइट। तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस कह सकते हैं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस कह सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है VOC अपॉन ISC। तो इसका सिंपल जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज ओपन सर्किट पर फेज डिवाइडेड बाय करंट शॉर्ट सर्किट पर फेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है कि इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इफ द स्टेटर इज कनेक्टेड विद एन AC सप्लाई। यानी किसी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए नीचे दिए गए स्टेटमेंट से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइट। इफ द स्टेटर इज कनेक्टेड विद द AC सप्लाई, मतलब अगर हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को AC सप्लाई से कनेक्ट किया है। पहला ऑप्शन है आयरन लॉस है 0 इन स्टेटर वाइंडिंग। अगर आपने AC सप्लाई से कनेक्ट किया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को, राइट, तो स्टेटर वाइंडिंग में आयरन लॉस तो 0 नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इट कैन नॉट डेवलप रोटेटिंग फील्ड बाय इटसेल्फ, ऑलराइट, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में खुद से स्टार्टिंग टॉर्क नहीं बन सकता, ये भी ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। तो लेट्स अभी इसको टिक करके रखते हैं कि ये सही लग रहा है, ओके। थर्ड में लिखा है इट कैन नॉट डेवलप स्टेटर फ्लक्स, तो ऐसा भी नहीं होता। अगर आप किसी भी वाइंडिंग में करंट देंगे, AC सप्लाई लगाएंगे, तो उसमें फ्लक्स तो बनेगा ही, तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं कॉपर लॉस है 0 इन स्टेटर वाइंडिंग, ये भी नहीं हो सकता, राइट। अगर वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा तो कॉपर लॉस तो होना ही है। तो यहाँ इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इट कैन नॉट डेवलप रोटेटिंग फील्ड बाय इटसेल्फ। मतलब सिंगल फेज सप्लाई में रोटेटिंग फील्ड अपने आप जनरेट नहीं होता। इसको रोटेटिंग फील्ड जनरेट करने के लिए हमें क्या कुछ स्पेशल अरेंजमेंट लगानी पड़ती है, जैसे कैपेसिटर वगैरह लगा के हम लोग इसको स्टार्टिंग प्रोवाइड कराते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इन अ सिंक्रोनस मोटर द वीक कर्व्स आर ड्रॉन विद। किसी सिंक्रोनस मोटर में जो वीक कर्व्स हैं वो किस किस के बीच का रिलेशन दिखाता है, आर्मेचर वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट, फील्ड वोल्टेज एंड फील्ड करंट और आर्मेचर वोल्टेज एंड फील्ड करंट। तो देखिए वी कर्व कुछ इस तरह का एक कर्व है। ये जो वी कर्व होता है, ये वी कर्व हम फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में ड्रॉ करते हैं, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं IF और IA के बीच में। तो जैसे जैसे आप फील्ड करंट को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे IA की वैल्यूज चेंज होती है। स्टार्टिंग में फील्ड करंट को बढ़ाने से आप देखेंगे, स्टार्टिंग में फील्ड करंट को बढ़ाने से आर्मेचर करंट की वैल्यू घटती है। कब तक, जब तक कि हम पावर फैक्टर 1 पे ना पहुंच जाए, राइट। तो अगर आप लैगिंग पावर फैक्टर पे चल रहे हैं और आप फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं तो आपका जो आर्मेचर करंट है इनिशियली घटेगा। कब तक, जब तक आप लैगिंग पावर फैक्टर से यूनिटी पावर फैक्टर तक ना पहुंच जाए, राइट। और उसके बाद अगर आप फील्ड करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आप देखिए जैसे जैसे उसके बाद हम फील्ड करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं उसके बाद आर्मेचर करंट की वैल्यू दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये जो आपके कर्व की हमारे जो कर्व की शेप आई, ये कर्व की शेप वी जैसी आती है, इसीलिए इसको वी कर्व कहा जाता है। तो इसमें आप सिंपल देखिए कि हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किस किस के बीच में हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल रहे हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम निकाल रहे हैं आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि हमें मशीन का जो पावर फैक्टर है वो यूनिटी मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है, राइट। तो अगर हम फील्ड करंट को बढ़ाते हैं कब तक, जब तक हमारा यूनिटी पावर फैक्टर अचीव नहीं हो जाता तब तक तो हमारा आर्मेचर करंट घटेगा। पर अगर हम हमारी मोटर को यूनिटी पावर फैक्टर से ज़्यादा पे चलाएंगे तो फिर हमारी तो जो आर्मेचर करंट है वो अगेन बढ़ने लग जाएगा। तो ये जो रिलेशन था ये रिलेशन था IF और IA के बीच में, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया है अ स्टील रिंग ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद एन एयर गैप ऑफ 1 mm long is wound with 600 turns and carries a current of 2.5 एम्पेयर। मतलब एक
स्टील की रिंग है जो थोड़ी सी खुली हुई है 1 mm के गैप पे, तो जो रिंग है हमारी वो कुछ इस तरह की रिंग होगी, राइट, जिसपे एक वाइंडिंग बांधी गई है, जिस वाइंडिंग के कितने टर्न है, उस वाइंडिंग पे 600 टर्न्स हैं, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पेयर, राइट। और ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस वाइंडिंग से 2.5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है। The iron path takes 40% of total MMF, assuming no leakage. The ratio of the reluctance of the air gap to that of iron path. मतलब हमें एयर गैप के रिलेक्टेंस और आयरन पाथ के रिलेक्टेंस का रेशियो निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं कुछ वाइंडिंग्स बना देता हूँ। तो हमें ऐसा कुछ बोला गया है कि इस तरह से कुछ इस सर्कुलर कोर पे वाइंडिंग होंगी। तो ठीक है, इस वाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं, 600 टर्न्स हैं। चलिए नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, नेक्स्ट हमें ये बताया गया है कि ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग से जो करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है इस वाइंडिंग में, इस वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2.5 एम्पेयर। ऑलराइट, इसके बाद हमें ये बोला गया है दी आयरन पाथ, और ये गैप हमें बता दिया गया है, ये जो गैप है, ये गैप है 1 mm का। ऑलराइट, इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, द आयरन पाथ टेक्स 40% ऑफ टोटल एमएमएफ अज्यूमिंग नो लीकेज, द रेशियो ऑफ रिलेक्टेंस ऑफ द एयर गैप टू दैट द आयरन पाथ। मतलब हमें ऐसा बोला गया है कि जो हमारा ये जो आयरन पाथ है, आयरन पाथ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस आयरन पाथ का जो ये जो आयरन पाथ है, ये टोटल एमएमएफ का 40% एमएमएफ ये आयरन पाथ ले रहा है, राइट। और जो रेस्ट एमएमएफ है वो कहाँ पे लग रहा है, वो रेस्ट एमएमएफ लग रहा है इस एयर गैप पे, ठीक है। और हमने अज्यूम किया है कि कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं है, कोई भी लीकेज नहीं है, द रेशियो ऑफ रिलेक्टेंस ऑफ एयर गैप टू दी आयरन पाथ। तो लेट्स अज्यूम कि ये जो हमारा आयरन पाथ है, इसका जो रिलेक्टेंस है उसको हम बोल देते हैं RL1, राइट। जबकि जो ये एयर गैप है, इस एयर गैप के रिलेक्टेंस को हम बोल देते हैं RL2। अब ये रिलेक्टेंस होता क्या चीज़ है, अगर मैं इसे हम इलेक्ट्रिकल टर्म में कंपेयर करें ना, तो मैं अगर एक मैग्नेटिक सर्किट बनाऊं, तो एक मैग्नेटिक सर्किट को हम कुछ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। चलिए, तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसा होता है, अगर मैं इसी के बराबर में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना दूं, तो देखो ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, ये हमारा एक कोई वोल्टेज सोर्स है, राइट, ये रेजिस्टेंस है, और ये करंट के फ्लो होने का पाथ है जो हमारा सर्किट है। ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ जो होता है वो सोर्स की तरह काम करता है, राइट। और इस सर्किट मैग्नेटिक सर्किट में करंट का इक्विवेलेंट क्या चीज़ होती है, करंट की इक्विवेलेंट यहाँ पे चीज़ होती है फ्लक्स। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो होता है, ठीक है। जबकि मैग्नेटिक सर्किट में रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हम किस चीज़ को शो करते हैं, रिलेक्टेंस को। मैग्नेटिक फ्लक्स को जो चीज़ अपोजिशन प्रोवाइड कराती है, मैग्नेटिक फ्लक्स के रास्ते में जो चीज़ बाधा की तरह काम करती है, उसे हम कहते हैं रिलेक्टेंस। यहाँ पे रिलेक्टेंस, दो रिलेक्टेंस है, पहला तो जो आयरन पाथ है उसका रिलेक्टेंस, और दूसरा जो रिलेक्टेंस है वो किसका रिलेक्टेंस है, एयर पाथ का, ये एयर गैप का रिलेक्टेंस, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हमें करंट निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये हमारा इलेक्ट्रिकल पाथ का करंट होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में जब हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो फाई की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एमएमएफ डिवाइड बाय रिलेक्टेंस, ठीक है। एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एमएमएफ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है N/I डिवाइड बाय रिलेक्टेंस। तो ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए थी। अब इन्हीं बेसिक फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अब जैसे किसी सीरीज सर्किट में जो करंट की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, अगर ये सीरीज सर्किट है तो इस सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। ऐसे ही कोई मैग्नेटिक सर्किट में, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कोई भी लीकेज नहीं है, तो यहाँ पे फ्लक्स के फ्लो होने के लिए जो पाथ है वो कौन सा पाथ है, फ्लक्स का फ्लो होने का एक सिंपल पाथ है, पूरा ये सर्कुलर पाथ, राइट। इसमें जो हमारा फ्लक्स है, इस फ्लक्स को दो रिलेक्टेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं, पहला रिलेक्टेंस है आयरन पाथ का और दूसरा रिलेक्टेंस है एयर का, राइट। तो इस पूरे मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा कहूं कि जो आयरन पाथ का फ्लक्स है, आयरन पाथ, फ्लक्स ऑफ आयरन पाथ, फ्लक्स ऑफ आयरन पाथ किसके बराबर होगा, फ्लक्स ऑफ
एयर गैप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीकेज फ्लक्स नहीं हो रहा, कोई भी फ्लक्स का कोई भी लीकेज नहीं हो रहा, तो पूरे इस मैग्नेटिक सर्किट में जो भी फ्लक्स होगा दोनों साइड वो बराबर होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। बस अब इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं हमारा आंसर। तो फ्लक्स को निकालने के लिए हमने यहाँ पे अभी नीचे फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला था, NI डिवाइड बाई में R। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। तो हमने ये देखा कि फ्लक्स ऑफ एयर गैप इज इक्वल टू फ्लक्स ऑफ आयरन पाथ। तो क्वेश्चन में हमें आयरन पाथ का फ्लक्स दिया गया है, आयरन पाथ का MMF दिया गया है। तो आयरन पाथ का MMF टोटल MMF का 40% है, राइट। और फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स को निकालने का फॉर्मूला था MMF डिवाइड बाय रिलेक्टेंस, राइट। तो एयर पाथ का जो रिलेक्टेंस है, एयर पाथ के रिलेक्टेंस को हमने RL1 नाम दिया था, राइट। और आयरन पाथ का जो MMF है वो टोटल MMF का 40% है, राइट। तो टोटल MMF NI है, तो इसका 40% कितना होगा, 0.4 NI। ठीक है, जबकि अगर 40% MMF आयरन पाथ पे लगता है तो बचा हुआ 60% MMF किस पे लगेगा, बचा हुआ 60% MMF निकलेगा एयर गैप पे। तो एयर गैप का फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 0.6 N इंटू आई। और एयर गैप का जो रिलेक्टेंस था उसे हमने कैसे डिनोट किया था, उसे डिनोट किया था हमने RL2 से। ठीक है, अब जस्ट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है रेशियो ऑफ रिलेक्टेंस ऑफ द एयर गैप टू दैट द आयरन पाथ, यानी एयर गैप के रिलेक्टेंस का रेशियो और एयर गैप और आयरन पाथ के रिलेक्टेंस का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से 0.6 NI डिवाइड बाय 0.4 NI को इस तरफ ले आइए, इज इक्वल टू RL2 बाई RL1। ठीक, यहाँ पे RL2 और RL1 क्या चीज़ है, RL2 क्या था, RL2 जो था वो हमारा एयर गैप का रिलेक्टेंस था, एयर गैप का रिलेक्टेंस। और RL1 क्या है, RL1 हमारा आयरन पाथ का रिलेक्टेंस है, आयरन पाथ का रिलेक्टेंस। ठीक है, तो बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, NI से NI कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट चले जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आया, 6/4। अब ऑप्शन में देखिए, 6/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/4 को हम और से लिख सकते हैं 3/2। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसका सॉल्यूशन इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा फॉर्मूले आपको लगाने हैं, बट आंसर इसका जो है वो बहुत आसान है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।